इजाफा करना न करना ही सनत है। इसलिए जब नबी ने बात फरमाई तो हम क्यों न करें। हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है, हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि हम फिर से हाजिर होंगे, जो सवाल रह गए थे वो लेके। नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी कश्मीर आए थे। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी थी। यहाँ पे चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे बागबानी हो, चाहे टूरिज़्म हो। आपको क्या लगता है वो सही तरीके से यहाँ पे खर्च हुआ है कि नहीं? जहाँ तक मैं एक युवा की हैसियत से बता रहा हूँ, अगर ग्राउंड लेवल पे देखे जाएंगे वो 80 करोड़ सिर्फ नाम है, कहीं नहीं लिखा है। मैं फलफलंगरे बीरवा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी भी आप बात कीजिए वहाँ पे रोडों की या बागवानी की, रियलिटी है ये। मैं इस शो में इसलिए आया कि वहाँ पे 55 आर शायद है, पूरा याद नहीं है, 55 आर रोड के लिए उन्होंने बेचारे एक रोडी की ट्रक दी है, बाकी किसी ने नहीं दिया। अभी तो वही गड्ढे है। बागों की बात करें, बाग मालिकों से पूछो बागों की हालात क्या है, कहाँ है। उन्हें उसमें पैकेज में लिखा था कि हम इसको इंश्योरेंस देंगे जो बाग मालिक या किसान है। किसी को दिया आज तक? मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं भी एक किसान, मेरे फादर भी किसान है। और रहे टूरिज्म की बात, क्योंकि मैं टूरिज्म से ज़्यादा रिलेट हूँ कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, तो अभी तो आप देखो वो जो 80,000 करोड़ उसने लिखा है सिर्फ वो कागजों में है, शामिल है। जो पब्लिक में अभी इसके कोई ग्राउंड लेवल पे कोई भी कामयाबी नहीं हुई। ये सिर्फ गलती जी की यहाँ की है, यहाँ की गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि हम लोग सिर्फ आवाज़ आपके माध्यम से बता सकते हैं अभी, लेकिन जो आम लोग हैं उनको पता नहीं है टूरिज्म डिपार्टमेंट कहाँ पे है। ये तो गवर्नमेंट की गलती है जिन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हम मोदी जी को उसको वेलकम करते हैं, जिनको उसने उस टाइम 80 करोड़ दिए है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो खर्च नहीं हुए है। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी जो मारी हुई थी ना वो किसान लोग हुए। किसान लोग अभी भी हालात देखो बागों की, किसान को अभी भी ज़मीन की हालात देखो, किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं। हार्टिकल्चर से हमारा देखो, हार्टिकल्चर की हालात इस साल बुरा ख़राब है। लास्ट की जो एप्पल इंडस्ट्री वाले हैं अभी बेचारे रो रहे हैं। कल भी मुझे एक मिला था यहाँ शुपेन का, बोल रहा था रोया, अभी पिछले माल अभी मौजूद है। कहाँ है वो 80 करोड़? ये नाम है बस, 80 करोड़ नहीं मिले हमें। देखिए, हमारी यही कोशिश है कि हम आपकी कीमती आरा या तजावीज़ को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। इसलिए तो हम इस प्रोग्राम में आए अपनी बात रखने के लिए। आपके माध्यम से हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है, हमको बात करने का मौका दिया। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, ओपिनियन देते हैं, क्योंकि हम फैसला करने वाले नहीं, हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं। लोगों में वो पैसे सही तरीके से नहीं आए, लोगों ने वो पैसे नहीं देखे हैं। ये जो आप बोलते हैं सिर्फ बड़े बड़े चैनलों पे ऐसे रूमों में बोलते हैं, वो ऐसी रूमों में महदूद है। लोगों की जो धूप अब हम देख रहे हैं, इस धूप में वो नहीं, कहीं नहीं आया है। सिर्फ बाग मालिकों के पास जाओ, किसी के पास एक पैसे नहीं मिला, खाद तक नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ ऐलान किए, बस ऐलान तक वो महदूद था, बाकी कहीं नहीं मिला। मैं तो पहले आपको ये बोलूँगा कि दैट हर साल बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे 400 करोड़ यहाँ पे जो पैसा था वो लैप्स होके वापस जाता था। और उसके बाद जो 80,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप सबसे बड़ी बात जो है टूरिज्म की बात आपने कही है कि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सोर्स है जो हमारे कश्मीर का वो टूरिज्म है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो कि रीज़न क्या है, उस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? इन्वेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे। टूरिस्ट इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का ये वो मसला है। अगर आप ये बात बोलते हो कि यहाँ पे हर दिन हर रोज़ किसी ना किसी की जान जाती है, आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन आना चाहेगा और गवर्नमेंट किस चीज़ पे इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे? और दूसरा मसला, यहाँ पे लास्ट 2018 में यहाँ पे यात्रियों पे अटैक हो गया और इस साल भी यात्री नहीं आ गए। और जितना यहाँ पे टूरिस्ट पे अटैक होगा, जो टेरर अटैक्स होते हैं, आप उनको सवाल नहीं पूछते हो मगर गवर्नमेंट को सवाल पूछते हो। और दूसरी इसकी बात ये कहूँगा कि दैट वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको ये हक है, आप सवाल पूछ सकते हो, यही आपको सवाल मिलने का हक है, राइट है कि आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मगर अगर आप दूसरे उन लोगों को सवाल पूछते हो तो आपको आपकी जान जा सकती है। मैं यही कहूँगा कि एक ही सोल्यूशन है, जब तक यहाँ पे गन कल्चर, वायलेंस, टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। शुक्रिया। देखिए, बात यहाँ पर डेवलपमेंट की लोग करते हैं, मुझे लगता है मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो बात है वो सियासी है।
86 क्यों, जब 370 की बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, 80,000 करोड़ का पैकेज था, उसका क्या हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ मैं बारामूला हवाई अड्डे में था, वहाँ से उठकर यहाँ एयरपोर्ट में आ गया और 370 के बाद यहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है। बात यह है कि 370 के बाद यहाँ पर जो वादे दिए गए थे, क्योंकि ये सियासी मसला है, अगर कोई ये कहेगा कि मसला नहीं है, मसला तो है, और जब तक वो मसला रहेगा, मेंटल पीस और फिजिकल पीस अगर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ के लोगों में, यहाँ के नौजवानों में मेंटल पीस नहीं है। और उस पीस के लिए क्या करना था, बहुत सारे वादे दिए गए। 370 की जो मनसूखी हुई, ऐवान में, पार्लियामेंट में कहा गया, जो वजूहात दी गई, वजूहात के साथ साथ वादे दिए गए। और बदकिस्मती की बात है, मैंने यूनियन टेरिटरी को रियासत बनते हुए देखा है। पहली बार देख रहा हूं कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। देखिए, आदत हो गई है रियासत जम्मू कश्मीर नाम लेना, रियासत तो रही नहीं। तो यहां के जो नौजवानों को शायद एक उम्मीद जाग गई थी, कहा गया था कि 370 जो है बाधा है, ये हमें रोकती है यहां पे तरक्की करने से। यहां बेरोजगारी है, यहां करप्शन है, यहां खानदानी राज है, तो इसको खत्म करने के लिए 370 को खत्म करना जरूरी है। 370 को खत्म किया गया, साल हो गया, आप बताइए क्या हुआ है। अगर आपको 370 के बाद भी सड़कों की प्रॉब्लम है तो 370 से पहले आप क्या कर रहे थे? तो अगर आपके एरिया में एक एमएलए है, पिछले 18-20 सालों से है, तो आपने कभी उसकी जगह दूसरे को मौका दिया कि अगर आपके एरिया में अभी तक भी सड़कों की प्रॉब्लम है तो आप कहाँ रह रहे हैं? 80,000 करोड़ की बात अभी चली थी, वो बहुत बड़ी रकम है, खरबों रुपया बनता है उसका। अभी हम महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ किसानों का कर्जा माफ हुआ, मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ लोगों 4 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ, लेकिन कश्मीर में आज तक कभी भी बाग वालों को या जिम्मेदारों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, आपके चैनल से, कि इनका जो किसानों का कर्जा है जम्मू कश्मीर में, इनको माफ किया जाएगा तो 80,000 करोड़ कोरोना की सब इसी में भर दो, फिर वो जाएगा, वापस नहीं जाएगा फिर वो पैसा। तरक्की मतलब दिनों में नहीं होती है भैया। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पूरा विषय खत्म हो गया, पूरा दुनिया खत्म हो गया। उस चीज़ से यहाँ हर एक व्यक्ति परेशान है। 370 हटने से इनका चला किसी के हाथ में नहीं है, बस वहाँ से आए यहाँ तरक्की करें। हर एक व्यक्ति घर में बैठा है, आप जो चाहे वो मेडिकल के साथ एफिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से एफिलेटेड है, चाहे वो इंजीनियरिंग के साथ एफिलेटेड है, हर एक व्यक्ति बेचारा परेशान है। भैया अगर मैं बाहर जाऊँ वायरस से बीमार हो जाऊँ, तो 370 हटने से मतलब थोड़ा ही नहीं, बस इधर उठाएं, ये मतलब कुर्सी उठाएं, उधर फेंकें, बस हम यहाँ पुल लगाएं, सड़कें बनाएं, देवार बनाएं, इस चीज़ नहीं होती। डेवलपमेंट अभी आप मुझे बताएं, ये बताएं 30 लाख रुपए बताएं, अभी सरपंच साहब बोल रहे हैं मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए है, तो प्लीज हमको भी वो अकाउंट दिखाए ने। मेरे गांव में बीडीसी रहता है, उसके पास 10 रुपए अकाउंट में नहीं है, तो आपके पास 30 लाख रुपए है, ये कौन से अलग अलग अकाउंट्स है? अभी मेरे पास वो सरपंच साहब है, क्या आपके पास अकाउंट में इतने पैसे 30 लाख रुपए है? मैं सरपंच हूँ, भाई साहब ने कहा 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में कहाँ से आ गए? 28 डिपार्टमेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैंने R&B के थ्रू 2 किलोमीटर मैकडम बिछवाया, PMGY के साथ हमने 3 किलोमीटर मैकडम बिछाया, हमने सड़क के किनारे 5 बांध लगा दिए, एक ग्रेव यार्ड आता उसमें 5 लाख रुपए का बंड लगाया। हमने खुद, पहले ऐसा नहीं होता था कि सरपंच पाइप खरीदे या ट्रांसफार्मर खरीदे, आज हमारे पास ये इख्तियार है, हम खुद ही ट्रांसफार्मर भी खरीद सकते हैं, पाइप भी खरीद सकते हैं। मैंने 2 लाख रुपए के पाइप खरीदे, मैंने ट्रांसफार्मर 2.5-3 लाख रुपए में ख़रीदा, उसका अभी वोचर मेरे पास नहीं आया। इसके अलावा 20 लाख के कम से कम एस्टिमेट पड़े हैं इधर ACD ऑफिस में। तो थोड़ा बहुत अभी कोविड का मसला है, इस वजह से थोड़ा काम कम चल रहा है। काफ़ी पैसा नरेगा के थ्रू मेरे पास 20 लाख रुपए पिछले साल आया, अभी मैं पूरा खर्च नहीं कर पाया हूँ। 3 जगह काम चल रहा है, बाकी के एस्टिमेट, एक रोड मैंने दूसरे गांव के साथ जोड़ दिया, कम से कम उसमें 2.5 लाख रुपए मैंने लगा दिया। काफ़ी पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ प्रॉब्लम किस चीज़ की है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट हमारे हैं वो हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर ठेकेदार को हम एस्टिमेट देते हैं, वो 2 घंटे पास करा के लाता, लेकिन अगर किसी गरीब को, किसी यूथ को, किसी पढ़े लिखे जवान को देते, उसको पता ही नहीं वो रास्ता है, तो उसका वहाँ पड़ा रहता है। इस चीज़ की हमें बड़ी परेशानी है। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी साहब ने या और किसी सेंटर की तरफ से कोई फंड आया है, तो वो जो ज़मीनी सतह पे खर्च किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि कोविड था और इसके
बगैर जो मसाइल है, कोविड तो बहुत ज़्यादा है और टेररिज्म तो साइड में है, वो तो सिक्योरिटी फोर्स, वो तो डिफेंस का मामला है। हम अवामी मामलों में टेररिज्म को नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि वो तो डिफेंस का काम है। टेररिज्म के साथ तो डिफेंस का काम है, लेकिन हमारा काम है, हमारे नुमाइंदों का काम है। तो और जो हमारी कम्युनिटी है, मैं जो भी यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं या कहीं पे कुछ फंक्शन हो रही है तो मीडिया की ओर से तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारे भी मुतालबे, हमारे ईवी टीचर्स बहकों में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये मुतालबे है हमारी। और बाकी भी जो PMAY के तहत जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के तहत हमारे फंड्स आते हैं वो नहीं पहुंचाए जाती है। पानी, बिजली, जो बाकी तरक्याती कामें हैं वो नहीं दिए जा रही है। तो ये तो फंड्स जो पीछे से आ रही है, यहाँ तो गपलाबाजी हो रहा है। जहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे 35 साल, तो उसने क्या किया है 35 साल में? आप देखिए, ये खान का आगे आपके सामने है, ये एक मिसाल है कि 35 करोड़ का बजट है, लेकिन इसको भी इस वक्त जख लगाया है। पहले पोर को 4 मंजिला तामीर, ये बिल्डिंग है, ये मस्जिद बनाया है इसको, लेकिन जो इसका ये काम है, पहला पोहर जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसको जख से रखा गया है। तो ये तो काम है, यही तरक्की है ना जो हमारे गवर्नमेंट ने आज तक दी है। तो इसका देन जो वो है यही। तो 35 करोड़ का जो ये बजट है वो देखिए आप, यहाँ का खान का क्या है, यहाँ पे देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कि अभी सरपंच साहब ने बताया मैंने इतने तामीराती काम किए हैं, इतने ट्रांसफार्मर लगाए, वो क्या ये क्या इसके सरपंच के पास दूसरा अकाउंट है? कोई 1 किलोमीटर रोड नहीं कर सकता है हमारे इलाके में, तो बाकी मतलब 2 अकाउंट रखे हैं अपने सरपंचों के अलग, मतलब बीजेपी के जो हो गए उनके अलग अकाउंट्स है, जो लोकल बॉडीज़ है उनका अलग अकाउंट है क्या? दूसरी बात यह है जो 80,000 करोड़ जो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। हमने वॉलंटरी वहाँ पे बहकू में स्कूल चालू किए हैं, मगर मुझे ये बताए हमें सिर्फ एक टेंट दिया जाता है जिसमें हमें खुद रहना पड़ता है। 4,000 रुपया हमें महाना दिया जाता है, और जो बिल मार्च में पास हुई वो अभी तक कहाँ है? अभी गवर्नर इंतजामिया क्या कर रही है? माशाल्लाह मोदी साहब ने जो वो पार्लियामेंट में बिल पास किए, लेकिन अभी मार्च से अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई है? सीजनल एजुकेशन वारंटीज की बिल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है सर। मेरा सवाल है, कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई आप किन अल्फाज में करते हैं, किन शब्दों में करते हैं? बात उठी है कोरोना वॉरियर्स के बारे में। आई एम वेरी एंड हार्टफुली अप्रिशिएट ऑल द कोरियर वॉरियर्स ऑफ द कश्मीर, इंडिया एंड द होल वर्ल्ड। तो फिर चाहे वो डॉक्टर्स हो, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है या वॉलंटियर्स डिपार्टमेंट है, तो सबको जो है हम अपने दिल से उन सभी को, चाहे कोई आगे आकर या कोई मुंह छुपाए काम कर रहा है कोरोना के इस दौर में, चाहे मैंने फिर पहले भी बोला, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है या NGOs है या वॉलंटियर्स है, उनको मैं अपने सब NGOs की तरफ से और कश्मीर की यूथ की तरफ से सबको दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम आपका ये जो आपने हम पे एहसान किया है, जो आपने इस मौजूदा वक्त के लोगों पे एहसान किया है, हम लगता है कभी भी ये कर्ज आपका नहीं चुका पाएंगे। कोरोना वायरस के जो भी वॉरियर्स है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना वायरस के दौरान सामने आई, म्यूनसिपल कमेटी सामने आई, और वो नौजवान सामने आई जिनमें जज्बा था, जिनमें कुछ कश्मीर के लिए करने का एहसास था। यहाँ पे जाते जाते हम यही मैसेज देंगे कि जो वो लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको एक वो एजाज़ मिलना चाहिए लोगों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मेरा सवाल है, नौजवानों को नशे से निकल के क्या खेल कूद की तरफ दिलचस्पी देनी चाहिए? आपने देखा होगा कि पूरे कश्मीर में जब से लॉकडाउन हुआ है कितनी ज़्यादा खुदकुशी हुई है, कितना ज़्यादा ड्रग माफिया बढ़ गया है। यहाँ पे पॉलिटिकल मसाइल को आप लोगों ने छेड़ा, लेकिन यूथ के मसाइल को किसी ने नहीं छेड़ा। यूथ की बात क्या है? इंटरनेट को लेकर के इतना ये क्यों नहीं दे रहे, इंटरनेट को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे? जनाब अली, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 21st सेंचुरी चल रही है अभी, तो यहाँ पे इंटरनेट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप मत बोलिए कि अभी ये रोटी कपड़ा मकान से ये सारी चीज़ें हल हो सकती है। नहीं, आज रोटी कपड़ा और मकान उससे इन
तीनों चीज़ों से पहले इंटरनेट आता है। वो आपने हमसे छीन लिया, जो कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ के यूथ में अभी गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इंटरनेट का है। आपने इंटरनेट स्क्रैप कर दिया। यहाँ से 1 साल से इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट पे आप लोग बात कर रहे हो कि एजुकेशन ले लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। मुझे अल्लाह के लिए बताइए कौन से ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, कौन सी चीज़ें होते हैं? PDF एक भेजते, वो हम पढ़ नहीं पाते, वो हम डाउनलोड नहीं कर पाते। इंटरनेट से आपने ना ही यहाँ के हालात तो बिगड़ ही गए, बल्कि यहाँ की एजुकेशन को आपने अपने नस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ के बच्चों का फ्यूचर आपने खराब कर दिया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट वो बेसिक चीज़ थी जिससे हम सब लोग कम से कम एजुकेशन की ओर जा सकते थे। कोविड में पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा गया, ऑनलाइन में पढ़ा गया, लेकिन सिर्फ कश्मीर वो एक जगह थी जहाँ पे लोग पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? यहाँ पे इंटरनेट नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि इंटरनेट ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद इनकी अकल उतनी उस लेवल की नहीं है कि ये बच्चों के मसाइल सुनिए, ये नौजवानों के मसाइल सुन सके। ये लोग ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। करप्शन क्यों है? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हर एक बंदा करप्टेड है। जब करप्टेड बंदे हो गए तो यहाँ के यूथ का हाल क्या होगा? लोग मर रहे हैं, अभी बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं की जा रही है। एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ नहीं की जा रही। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, लोग ड्रग्स की ओर लगेंगे, लोग परेशान रहेंगे, मेंटल हेल्थ खराब होगा। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात क्यों की जाती है? यहाँ पे इंटरनेट जब से बंद हुआ है, आप देखिए कितने केसेस सामने आ रहे हैं, लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि हमारा इंटरनेट छोड़ा जाए और बाकी जो भी मसाइल है वो सुने जाए, स्टूडेंट्स के मसाइल सुने जाए। वो आपकी शुक्रगुजारी को तमाम पार्टी से उठकर, तमाम मजहब व मिलत से उठकर एक बात पर मुत्फिक है पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसमें कोई पार्टी लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं लेवल है। क्यों? ये 4G शुरू करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इधर, क्योंकि इसी पर ये बुनियाद है, बैकग्राउंड है इसकी एजुकेशन की। अभी हमारे भाई साहब ने बोला है, जब तक इधर 4G शुरू नहीं होगा हमारे बच्चे पीछे जाएंगे। इनको कोई डाउनलोड, इनको जो क्लासें चलती हैं बाहर, वो इधर नहीं चलती हैं। इसलिए इधर का जो कश्मीर के साथ वो सौतेले माँ का सलूक करते हैं जब तक इधर 4G शुरू नहीं होगा। ये मस्ट है तमाम, ये पार्टी लेवल की बात नहीं है, ये किसी की लेवल की बात नहीं। थैंक यू। सपोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो नशे से इंसान को दूर रख सकते हैं। सपोर्ट्स पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे है नहीं जम्मू कश्मीर में। सपोर्ट्स ही अदब सिखाता है, सपोर्ट्स सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जो नशे की जो यहाँ पे महामारी है, सिर्फ एक सपोर्ट से इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए सपोर्ट्स की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम कुछ मिल रहा था कि सपोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लॉकडाउन से अभी बंद हुई है। लेकिन शायद अभी गवर्नमेंट कर रहे हैं इस पर पॉलिसी की भी स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। जी, मेरे ख्याल से जो कश्मीर में चाहे मतलब जो लड़के हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, मतलब वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स में। मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। जो लड़के हैं, चाहे PhD करके हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मैं खुद ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कारण क्या है इसके पीछे। शायद एक कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे बेकार हो गए हैं। मतलब जब पढ़े लिखे हैं, PhD डिग्री हासिल करके, और कहीं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। और आप देख भी रहे हैं कि सुसाइड लेवल कितना बढ़ चुका है लॉकडाउन में। मुझे लगता है 70-80% हम आए दिन देखते हैं किसी ने सुसाइड किया, कहीं पे ऐसा कुछ हो गया, चाहे लड़का, इवन लड़कियां भी बहुत इन्वॉल्व हो गई है ड्रग्स में। तो मुझे लगता है इसके मतलब ये मेन पहला कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न जो हम पहले कह रहे हैं ना कि मतलब डेवलपमेंट। मुझे लगता है पहली चीज़ यही है, क्योंकि जो यूथ है वो तो फ्यूचर है ना कंट्री का, एक सोसाइटी का। जब वही नहीं रहेंगे तो मतलब फिर आगे हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो भी ड्रग्स करते हैं उनको सिर्फ जो भी मेरे ब्रदर ने कहा कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। सपोर्ट्स में आ जाओ, जो भी सपोर्ट्स प्लेयर होता है उसमें किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड। दूसरी बात यह है कि उसमें फिजिकल फिटनेस एज वेल एज ए मेंटल फिटनेस होती है। और दूसरी बात जो अभी यहाँ पे हो रहा है, मैं दोनों देशों से कह रहा हूँ वाज़ेह तौर पे, चाहे वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, वो हम कश्मीरियों के साथ मिलजुल कर बात करें। ना कश्मीरियों का खून बहेगा, ना हिंदुस्तानी का और ना पाकिस्तानी का। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई मर रहा है या पाकिस्तान का या कश्मीर का। खून तो आखिर इंसानियत का हो रहा है।
इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों वज़ीर आज़म जो माशाल्लाह इमरान खान है या मोदी जी है, दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी कश्मीर की तरफ से कि आप आ जाए, एक टेबल पे आ जाए, कश्मीर के मसले पे बात कीजिए और मसला ख़त्म। ना टेररिस्ट होगा, ना कोई गोली होगी, ना कुछ और होगा, बस। और कुछ मेरा सवाल है, पंचायती राज को मुस्तकम बनाने के लिए बिलखुसूस नौजवानों का किरदार कैसा होना चाहिए? बात उठी है पंचायती राज को मुस्तकम बनाने के लिए यूथ का कैसा मतलब कैरेक्टर और कैरियर होना चाहिए। तो एक बात बोलूँगा मैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो दरअसल मसला ये है कि बस नौजवानों को जो है वो आगे आने के लिए तैयार होने चाहिए अंदर से, और नौजवानों को जो है मतलब मौजूदा जो सहूलियात है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या पंचायती सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, फैकल्टीज़ दे रहा है सेंटर, तो उनको उस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और यूथ जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो जब यूथ, किसी कौम का यूथ एक्टिव होगा तो फिर खाली पंचायती सिस्टम ही नहीं बल्कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी सेक्टर है, इंशाल्लाह मुस्तकिल और मजबूत होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि पंचायत राज कैसा होना चाहिए, अगर ग्राउंड लेवल पे वैसा ही होगा, अगर ग्राउंड लेवल पे वैसा ही होगा जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो रिटन में है कि पंचायत क्या होता है, अगर रियली वो मतलब बॉटम पे होगा, वो ज़मीनी सतह पे होगा, तो मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया बात यह है कि मतलब डोर टू डोर गवर्नमेंट होगी, मतलब डोर टू डोर कामें होगी, जो भी कुछ होगा सब कुछ ठीक ठाक होगा। मगर अगर वही होगा जो मतलब जो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस है सेम टू सेम फ्रॉम लाइक मतलब ये तो एक मोहल्ले की गवर्नमेंट होगी, गांव की गवर्नमेंट होगी, सहारे की गवर्नमेंट होगी, लेकिन तब ही हो सकता है जब ये अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, वरना ये तो नाम के। मेरा आखिरी सवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आप क्या उम्मीद रखते हैं? गवर्नर साहब से अब हम यही चाहते हैं कि हमारे जो पिछले भी जो हमारे मकसद थी, जो हमारी पिछली भी शिकायत थी, वो अभी तक हल नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान सियासत में आगे आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, और जो सोशल कामों में आगे आ जाए, और जो जॉब्स की बात है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, उस चीज़ को वो ख़त्म करे। यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको उसमें बदलाव लाया जाए। यहाँ के जो मसाइल है, बाकी जो भी मसाइल है, उन पर गवर्नर साहब को जोर करने की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी एक और बात जो मैं सुबह से रिपीटेडली बात कर रहा हूँ 4G के बारे में, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर खुद हूँ, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। पिछले 1 साल से जो मेरी बैकबोन है वो इंटरनेट की वजह से वो ना तोड़ दी गई है, इंटरनेट की वजह से जो 4G आपने बंद करके रखा है। तो एक ही गुजारिश है, सबसे बड़ी गुजारिश मेरी गवर्नर साहब से, कि यहाँ पे इंटरनेट के बारे में सोचा जाए, यहाँ के एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज लाया जाए, यहाँ के यूथ में डेवलपमेंट की आगे सारी चीज़ें की जाए। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, कागज़ की नाव सदा चलती नहीं। हम गवर्नर से यही उम्मीद रखते हैं कि अपने कोशिशों के बावजूद भी हमारे कश्मीर में अमन कायम करने में सदा लगे रहेंगे, क्योंकि कश्मीर की बहनों का इज़्ज़त हिंदुस्तान की बहनों का इज़्ज़त है, कश्मीर की माओं का इज़्ज़त हिंदुस्तान के माओं का इज़्ज़त है, कश्मीर के बुज़ुर्गों का इज़्ज़त पूरे हिंदुस्तान के बुज़ुर्गों का इज़्ज़त है। अगर हम अमन चाहते हैं तो किस तरह से चाहते हैं, तो मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसमें हमें अपने गवर्नर साहब का साथ रहना चाहिए। हमेशा जो गवर्नर साहब है, हम अपने जो हुकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए। अगर हमारे हुकूक पामाल हो जाएंगे तो अमन का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा अमन है वो हमेशा सर बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि जो ताज होता है वो बादशाह के सर पर सजता है। जो ताज होता है उसको हमेशा दर्जा दिया जाता है बादशाह के सर पर, और जो ताज होता है उसको पामाल नहीं किया जाता है कदमों के नीचे, और जो ताज होता है उसको कदमों के नीचे कभी नहीं दबाया जाता है। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक बादशाह है,
अगर इस बादशाह को हमेशा सर बुलंद करके रहना है तो इस ताज को हमेशा अपने सर पे सजा के रखना है। जो कुछ यहाँ हमारे दोस्तों ने कहा बहुत ही अच्छा कहा, जो सवालात हुए बहुत ही अच्छे हुए। किसी साहिब ने सवालात उठाए, दूसरे साहिब ने वापस जवाब दिया। मैं अपनी तरफ से इस गवर्नर इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ, यहाँ सिर्फ अमन की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ बेरोज़गारी ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ हम ये नहीं कहे दफ़ा 370 के बारे में या 5A के बारे में, वो पॉलिटिकल लीडर की बात है, वो खुद करेंगे वो। मगर हमारी ये गुजारिश है इस गवर्नर सरकार से, ये गुजारिश है कि यहाँ बहुत ही बेरोज़गारी है, यहाँ बहुत ही लोग मुफलिस हैं, यहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। आज मार्च से अभी तक आपको पता है लॉकडाउन था, बहुत लोग मुश्किलात में आ गए, गांव-गांव में बीमारी थी। मगर मैं सरकार से रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ, आज मरकजी सरकार है मगर हम अपने ही रियासत सरकार जो गवर्नर साहब है, मैं उसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो ये जवान लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, इनके लिए कुछ करो। जो बेकार है, बेरोज़गार है, यहाँ हमारे इस कश्मीर में मैट्रिक पास से ग्रेजुएशन से ऊपर मैं क्या कहूँगा कितने डिग्री किया इन लोगों ने, इनके लिए कुछ रोज़गार की सहूलियत करो। मैं विलेज मंत्री हूँ, नंबरदार होता है विलेज मंत्री, मैं एक एरिया का विलेज मंत्री का हूँ, मैं उस गांव का जिम्मेदार हूँ। मैं अपने गांव के तरफ से, अपने इलाके का तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से, इन बेरोज़गारों को, इन गरीबों को लिए कुछ करो, रोज़गार दे दो। बहुत ही वैकेंसी है डिपार्टमेंटों में, बहुत ही हेल्थ में वैकेंसी है, बिजली महकमे में वैकेंसी है, बहुत ही वैकेंसी है। इन वैकेंसियों को बंद करो। क्यों? ये बेकार, ये लाचार लोग उसी में जाए। ये है हमारे तरफ से इस सरकार को एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई आरा या तजवीज़ रखना चाहते हो तो आप हमें इस पते पर इरसाल कर सकते हो। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मौज़ूआत लेकर। जब तक के लिए आदाब।